श्री रणेंद्र जी को मंच पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री रणेंद्र। प्रिय मंच, आदरणीय नीचे बैठे हमारे अग्रज अभिभावक मित्रों और बच्चों, सबों को जोहार। मैं झारखंड से आया हूँ, उसी जमीन से जहाँ मासूमियता की लेखनी चरम पर पहुँची। उस पलामू से जहाँ बंधुआ मजदूरी की लड़ाई उन्होंने 10 साल लड़ी, तो रामेश्वरम जी और फैसल अनुराग जी, तो उनके साथ रहने का सौभाग्य, और उस खूंटी से भी लेहाटू और उस डुम्बारी हिल से भी, और उस पुरुलिया में जहाँ बुधन सवर की हत्या के बाद सारे आंदोलन शुरू हुए थे, और उस चाईबासा से भी, और आगे बढ़ जाएं तो जहाँ हज़े और रंग काटा जा रहा है आज के दिन, उन साथियों से मिलके भी उनके भी संदेश लाया हूँ। और उस नियमगिरी के पूर्ण आदिवासियों के साथ भी अभी मिलकर आया हूँ। तो मासूमियता की जो चिंताएं हैं उनके साथ मैं आपके पास उपस्थित हूँ और उनकी बात कहूँगा। सब मेरे मित्रों ने बहुत समय मुझे दिया है, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आशीष जी का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, महिला अध्ययन विकास केंद्र और बांग्ला विभाग का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि जिस व्यक्ति ने अध्ययन क्रम में विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देखा, उसको इस देश के एक बड़े विश्वविद्यालय के मंच से बोलने का अवसर, ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। एक सर, हमारे विद्वान मित्रों ने, कवियों ने भी बार बार विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। विद्रोह बड़ा सरकारी शब्द है सर। दस्तावेजी, सरकार के दस्तावेजों में हमारी क्रांतियों को, हमारे उलगुलानों को, हमारे हूल को वो विद्रोह कहते रहे हैं, जबकि वो क्रांतियां थी। 1857 का विद्रोह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी पहली क्रांति की लड़ाई थी। हमारा हूल जो है क्रांति है सर, उलगुलान क्रांति है, विद्रोह नहीं है सर। वो शब्दों को थोड़ा सा देखा जाएगा। और मैं बच्चों को ही ज्यादा संबोधित करूंगा। हमारे झारखंड के बच्चे बहुत हैं और हमारे यहाँ पेपर पढ़ने लोग वहाँ से आया, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि झारखंड से लोग आ रहे हैं अपना पेपर पढ़ने यहाँ। ये बहुत झारखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। एक तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, उनको दूसरे एंगल से मुझे जो विषय दिया गया है मासूमियता देवी का आदिवासी संसार, आख्यान, इतिहास और उपन्यास का रचनात्मक खेल। तो आख्यान और इतिहास और उपन्यास को देखेंगे। मासूमियता देवी के आदिवासी, उसके अलावा मैं देख भी नहीं सकता था, मेरी सीमा भी वही है। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को, खास करके युवा पीढ़ी को, कि जो कहा जाता है कि लिखने पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिख रहे हैं। लिखिए, अपने स्वांतः सुखाय कविता लिखते रहिए, उपन्यास लिखते रहिए। लेकिन मासूमियता देवी की रचनाओं ने कुछ चीजें साबित की हैं कि उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है। मैं ये दो चीजों की चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक तो जो अरण्य अधिकार की बात बार बार हुई, जंगल के दावेदार की, तो कुमार सुरेश सिंह एक IAS अधिकारी थे और 58 बैच के IAS थे वो, और 60 में उनकी पोस्टिंग खूंटी में SDO के तौर पे हुई थी। और उन्होंने बिरसायत लोगों के गीत सुने थे। बिरसायत, भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा ने एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया था, बिरसायत कहे जाते थे। और उन्हें उनके गीत, बिरसा की प्रशंसा की, उस उलगुलान की प्रशंसा में मुंडारी में गीत जब पहली बार उनके कान में गया, कुमार सुरेश सिंह के, मुंगेर के थे वो, और मुंडारी सीखी और उन्होंने अपना PhD का रजिस्ट्रेशन करवाया। और उस पूरा थीसिस उनका जो है, द डस्ट स्टॉर्म हैंगिंग मिस्ट करके, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, 1967 में वो किताब आई। और तब पहली बार इतिहास के अकादमिक जगत में बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी के तौर पे, एक आजादी की लड़ाई के योद्धा के तौर पे स्थापित हुए, लेकिन एकेडमिया में ही स्थापित हुए। अंग्रेजी में वो किताब थी, लेकिन जब उस पर 74 में शांति चौधरी एक फिल्म के निर्माता थे, उन्होंने, जो अभी सर बोले, विनोद सर की बहुत सारे उनके उपन्यास शरद चंद्र वाले शैली में आ चुके थी, बहुत सारी उपन्यास उनकी रचनाएं आई थी तो झांसी की रानी के बाद। तो उन्होंने कहा कि तुम बिरसा पर कुछ लिखो। तो खूंटी आई और फिर उन्होंने सारी चीजें जो उनके
लेखन का आधार होता है। तो जब वो लिखी गई रचना, जब जंगल के दावेदार जब आई वो, तो वो किस ढंग से लोगों के हृदय तक पहुंची और किस ढंग की चीजें फिर शुरू हुई। पहला शुरू हुआ कि राउरकेला के में जो आयरन फैक्ट्री थी, वहाँ के जो आदिवासी मजदूर थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया कि यहाँ के चौराहे पे बिरसा की मूर्ति लगाई जाए। और बिरसा उस ढंग से स्थापित नहीं थे उस समय तक। तो जुलूस निकल रहे हैं और बातें हो रही हैं, फायरिंग हो गई उस जुलूस पे। और उस समय भी आदिवासियों पे फायरिंग हो जाना एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज था। तो उसके कारण जो है वो मूर्ति वहां लगी और वहां से फिर बिरसा की लोकप्रियता की यात्रा शुरू हुई। फिर संसद में उनका चित्र लगा, फिर संसद में फिर उनकी मूर्ति लगी। फिर मैं जब गायब होता देश की तैयारी कर रहा था तो देखा कि वन अधिकार कानून की जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी 2004, 2005 वगैरह में, तो हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक के जो आदिवासी समूह इस लड़ाई को लड़ रहे थे, अधिकांश संगठनों ने अपना नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा था, वो चाहे केरल का संगठन हो या हिमाचल का संगठन। ये बड़ा अद्भुत, ये बड़ी बात थी। तो वो हुआ, वो कानून भी आ गया। हमारे यहाँ हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे पड़ा। फिर वो जो बिरसा मुंडा जिस जेल में शहीद हुए थे, अंतिम सांस ली थी, तो टीआरआई के डायरेक्टर के तौर पे मुझे सौभाग्य मिला कि उसको संग्रहालय में, उनकी स्मृति उद्यान में हम लोग तब्दील कर दिए। और 2023 में ये माहौल बना कि 15 नवंबर तो उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, उसको पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस पे एक रचना जो शुरू होती है जंगल के दावेदार के तौर पे, या फिर कुमार सुरेश सिंह के उस इतिहास के तौर पे, उसकी यात्रा यहाँ तक पहुंचती है कि एक राष्ट्रीय नायक स्थापित होता है। तो लिखने पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, जिसको कोई जानता ही नहीं था। हम लोग जब छोटे थे तो 8वीं क्लास में वीर बिरसा ने बाघ मारा, अब एक कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। बिरसा तो जानता था, लोग कानों में था, बिरसा किए क्या थे, तो बाघ मारा वीर बिरसा ने, एक कहानी शुरू हो गई थी। तो ये था। और दूसरी जो जिस पर बहुत सारे सब लोग, हम लोग द्रौपदी को लेके उद्वेलित हैं, और द्रौपदी ने क्या क्या किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ तो सर ने कल बताया था नाटक के, लेकिन जो हमारी मित्र कह रही थी, लेकिन द्रौपदी, ठीक है कि महाश्वेता ने उस महाभारत की द्रौपदी के उलट जो है किसी पुरुष पात्र का कोई डिवाइन या कोई दया के तौर पे आके कपड़ा कॉमरेड दे दे उनको, उसको उसकी वहां स्टॉप किया, नहीं पुरुष को आने की जरूरत नहीं। और देह को हथियार के तौर पे कैसे ढाला जा सकता है वो करती हैं, और वो सेनापति डरता है उससे, और वो सेनापति पहली बार नहीं डर रहा है। अगर आप ऑपरेशन बसाई टुंडू के साथ पढ़ते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी पहले वहां आती है। ये एक अलग युक्ति है महाश्वेता की कि कई पात्र जो है जहां एक रचना में पूरा उनका खुलता नहीं है उनका चरित्र, फिर दूसरे रचना में उसको लेकर आते हैं। तो द्रौपदी कहानी के पहले वो ऑपरेशन बसाई टुंडू में द्रौपदी हैं, दुल्हन मांझी हैं, और वहां वो पूरे सक्रिय हैं। एक ऑपरेशन में गोली भी लगती है और घायल भी है, और वो लाश गायब हो जाती है रात में, और वो कैप्टन अर्जन सिंह है जो बेचारा डरा हुआ है कि कैसे लाश कैसे गायब हो गई। और जब दूसरी बार जब ये द्रौपदी कहानी में वो आता है और वहां मालूम होता है कि वही दुल्हन मांझी और द्रौपदी हैं, तो उसको बहुमूत्र की बीमारी हो जाती है। तो जहां काल कृष्णांग व्यक्तियों को देखता है तो उसको डर हो जाता है, सन्न हो जाता है वो, उसकी बीमारी बहुमूत्र की बढ़ती चली जाती है। वो जाता है सेनापति के पास छुट्टी लेने के लिए, तो डर पहली बार नहीं हुआ है। पहले तो वो जो 31 लोगों को मार चुका था, उस कैप्टन अर्जुन सिंह को भी डर के मारे छोड़ के भागना पड़ता है दुल्हन मांझी और द्रौपदी मांझिन के उस प्रभाव से। और सेनापति तो जो, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ कपड़ा उतारा जा रहा है। 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी कपड़ा उतार रही है, और पुरुष दृष्टि के खिलाफ, मेल गेज जिसको कहा जा रहा है स्त्रीवादी दृष्टिकोण, उस मेल गेज के खिलाफ वो कपड़ा उतारती है। और कल विभाग ने बताया कि नांगेली वहां 12वीं शताब्दी में है वो अक्का महादेवी, 19वीं शताब्दी में नांगेली जो अस्तर ढकने के लिए टैक्स लग रहा था तारवणकोर में, उस टैक्स के खिलाफ वो अस्तर नहीं काट के देती है वो किले के पत्ते पे, लो यही टैक्स है। तो ये प्रतिकार, देह को प्रतिकार में बदलने का ये पहली बार हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, और इससे वाकिफ है।
महाश्वेता देवी बाकी इफेक्ट है वो ला रही हैं द्रौपदी को इस रूप से। और ओजा हिस नाम कन्हाई लाल मणिपुरी रंगकर्मी और निर्देशक हैं, वो ले गए अपने यहाँ उसको रंगमंच पर पहली बार, और अपनी पत्नी सर ने बताया सावित्री देवी को द्रौपदी का, और उस नाटक के अंत में वस्त्र खोलती हैं मंच पर। उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब 2004 में मनोरमा थंगजमा की हत्या हुई रेप के बाद, और माताओं ने, मणिपुर की मदर्स ने 15 जुलाई 2004 को याद कीजिए, असम राइफल्स के मुख्यालय के बाहर कपड़े खोलकर मणिपुर की माताओं ने प्रदर्शन किया। ये द्रौपदी नाटक का प्रभाव वहां तक जा रहा है। तो क्या कर सकती है एक रचना, उसको देखने की आवश्यकता है। और द्रौपदी ऐसे भी महाभारत में भी वो द्रौपद के कोई वो नैसर्गिक संतान नहीं थी, वो यज्ञ वगैरह से कहीं से आई थी। वो मिथक रचा जा रहा है, फैंटेसी करी जा रही है, तो कहीं से आ सकती है। और कृष्ण वर की है, वर्ण की है, वो कृष्णा नाम है उनका, वो सांवला और काला सौंदर्य है। और काले द्रौपदी के सौंदर्य को अगर देखना है तो अग्नि वो बसाई टुड्डू, ऑपरेशन बसाई टुड्डू पे देखिए कि महाश्वेता कैसे सौंदर्य का वर्णन करती है कि कैसे काला पत्थर मूर्ति के समान उनकी। तो कृष्णा तो थी, लेकिन उनके स्वयंवर में दुनिया भर के लोग आए थे। तो कृष्णा के स्वाभाविक है कि जिस आर्य के सौंदर्य, नीला रंग और ऊंची नाक की बात होती है, वहां की तो नहीं होगी। तो गायत्री चक्रवर्ती ने जिसको अनुवाद किया है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि द्रौपदी जो है यही मूल नाम हो सकता है कि द्रविड़ से गया हो संस्कृत में। और सर के लिए कि मैं खोजने लगा सर कि दक्षिण में कहीं सचमुच में कोई द्रौपदी है क्या, सर मुझे मिली। तमिलनाडु में द्रौपदी कल्ट है। प्रोफेसर अल्प हितवेतल हैं एक रिलीजन एंड ह्यूमन साइंस विभाग में, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका, उन्होंने आकर शोध किया है उस पे। 3 खंडों में उनकी किताब है द्रौपदी कल्ट पे। तमिलनाडु में बनियार और थिग्गल 2 समुदाय हैं, उनके गृह देवी के तौर पे, ग्राम देवी के तौर पे द्रौपदी पूजी जाती हैं सर। और 400 मंदिर अकेले तमिलनाडु में है द्रौपदी कल्ट की। अगर उसको कर्नाटक और आंध्र से जोड़ दीजिएगा तो 800 मंदिर है सर। हम उत्तर भारत के लोग परिचित नहीं है द्रौपदी को, हम देख रहे हैं कि दुर्योधन अपना वस्त्र खींच रहा है, बस वही तक देश है। लेकिन वहां वो शक्ति की पुत्री के तौर पे या शक्ति के तौर पे पूजी जा रही हैं। और वो बजाता, और वहां से तमिलनाडु से गया होगा श्रीलंका भी मंदिर है उनकी द्रौपदी की, मलेशिया में, मॉरिशस में, दक्षिण अफ्रीका में, और कर्नाटक में करगा करके एक त्योहार मनाया जाता है 9 दिनों का, वो माँ द्रौपदी अम्मान को ही समर्पित है। तो ये द्रौपदी केवल महाभारत में या ऐसा ही आ गई उनके चरित्र के तौर पे, ऐसा है नहीं। और ये कलम महाश्वेता की ने क्या क्या कर दिया द्रौपदी के नाटक के साथ, और कहां तक क्रांति पहुंची, ये देखने की आवश्यकता है। और जिस आख्यान का विषय मुझे दिया गया है वो है क्या कि कुछ उपन्यास, हम हालांकि छोटी मुंडा उसके तीर की चर्चा, मैं बहुत आभारी हूँ आशीष जी का कि उन्होंने मुझे कहा कि पढ़िए इस उपन्यास। पढ़ा तो मैं था, लेकिन जिस ढंग से उसने अभिभूत किया वो अद्भुत है वो। लेकिन बसाई टुड्डू और छोटी मुंडा का तीर, जिस हम मिथक और आख्यान की बात, जिस ओर आशीष जी इशारा कर रहे थे कि कैसे कहानियां हमारी स्मृति में रहें, इसलिए बड़ी जरूरी है कि वहां कुछ मिथक आख्यान हो, वो केवल एक लीनियर स्टोरी नहीं हो, आख्यान के तौर पे आए, मिथक के तौर पे आए, कुछ जादू के तौर पे आए। और सब बसाई टुड्डू मरते ही नहीं, अमर है। और ये ऐसे नहीं हुआ, भारतीय इतिहास में हमारे यहाँ कोयातुर धूर हैं। भूमकाल याद कीजिए, नंदिनी सुंदर की किताब याद कीजिए, नहीं पकड़े जाते हैं गुंडा धूर, कोयातुर धूर। 1910 के भूमकाल, अगर एक गांव में पकड़े गए, दूसरे गांव में दूसरा कोयातुर धूर तैयार है। कभी अंत तक पता नहीं लगा कि कौन है कोयातुर धूर जो क्रांति चला रहा है भूमकाल में, इस पूरे बस्तर में, वो भी नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुई होंगी, क्योंकि शायद बसाई टुड्डू में या छोटी मुंडा तीर में वो
ये गुंडाधुर थे, वो रंपा फितूर थे, अल्लारू सीताराम राजू, बगल में विशाखापट्टनम में, जो पूरा मुक्त कर दिए थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी उस इलाके में घुसने की। तो ये जो रंपा फितूर और गुंडाधुर की चूंकि उल्लेख कर रही है अल्लारू सीताराम राजू के एक उपन्यास में, परिचित है उन चीजों से, इसलिए वो बसाई टुडू मरता नहीं है। और हमारे यहाँ तो अश्वत्थामा भी अमर हैं और हनुमान भी अमर हैं, तो अमरता तो हमारे यहाँ मिथकों में है, आख्यान में वहां से अमरता आ रही है। द्रौपदी टुडू भी इच्छत होने के बाद मरती उठती नहीं है, क्योंकि वो दुल्हन मांझी को गोली लगी है और उनको भी गोली लगी है जब वो ऑपरेशन बसाई टुडू में, लेकिन फिर मिलते हैं वहां दुल्हन मांझी, फिर से दुल्हन मांझी दोबारा मारे जाते हैं। तो ये है कि जहां ये जो अमरता का जो संदेश है, या जो मिथक गढ़ने का, या कहानी को आख्यान में तब्दील करने का, तो वो पीटर सॉयल करके एक किताब है जहां उनके आलेख हैं। दो किताबें उनकी अंग्रेजी में हैं, सैंडोन रोड और पीटर सॉयल। उसमें वो आदिवासी मानस की, आदिवासी विश्व दृष्टि की, या कहें कि आदिवासी दर्शन को रखने की कोशिश करती हैं कि क्यों मैं आदिवासी कहानियों में मिथक या उसमें जादू में जाने की कोशिश करती हूँ। एक तो वह है कि वो मान के चल रही है, ये तो सत्य भी है कि केवल प्रकृति में सन्निहित उनके सेल्फ का एक्सटेंशन है नेचर। कहती हैं इस बात को अपने लेख में कि आत्म का विस्तार है प्रकृति। और ये जो अर्ने नेसे एक दार्शनिक हैं नॉर्वे के, इकोसॉफी उनका एक फिलॉसफी की नई किताब या नई तरह का दर्शन है, उसमें वो इकोलॉजिकल सेल्फ की बात करते हैं कि ये जो हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट चला रहे हैं इस प्लेनेट को नष्ट करने के लिए, युद्ध के तौर पे, एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे वगैरह वगैरह, कई बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो तभी खत्म हो सकता है जब अपने सेल्फ को हम इकोलॉजिकल सेल्फ में चेंज कर दें, जीवों को, वनस्पतियों को भी अपना ही सेल्फ हम समझें। ये महत्वता कर रही कि नहीं, यहाँ ये सेल्फ है, ये प्रकृति उनके सेल्फ का, आत्मा का विस्तार के तौर पे इनके यहाँ है। दूसरी बात वो कहती हैं कि जो कथा लोक के पर्यावरण में आदिवासी समाहित है, द ट्राइबल वाज एम्बेडेड इन द इकोलॉजी ऑफ स्टोरी। उनके यहाँ हर चीज कहानी से शुरू होती है और कहानी पे ही खत्म होती है। और एक तरह से कोई कहानी कहना भूल जाता है तो वो अपना घर बार भूल जाता है। और जैसे ही कोई कहता है कि एक बार की बात है, वैसी एक नई दुनिया जन्म लेती है, मुक्त और पुनर्मा दुनिया। और कहानियां कनाफूसियों और गप्पों और यादों की से खुद ही जन्म लेती हैं, फलती फूलती रहती हैं। और इन्हीं मौखिक शब्दों से जादू फलता फूलता है। और मौखिक शब्दों को भी जीवित रहने के लिए, लंबी उम्र होने के लिए जादू और चमत्कारों की आवश्यकता है। इसलिए उनकी रचनाओं में वो आती हैं चीजें, जादू और चमत्कार। कहते हैं कि उपन्यास जो ये आधुनिकता से पैदा हुआ है, वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। और जैसे ही कहानियों का व्यक्तिकरण होता है, वहां समुदाय खो जाता है। फिर वो व्यक्ति को, फिर आप अकेले में उसको आप गुनगुनाते रहिए, आप सबके सामने पाठ तो उसका नहीं करते हैं। तो ये समुदाय का खो जाना है अगर आप उसको लिख देते हैं तो उनका कहना है कि आधुनिकता ने वाचिकता का, मौखिक शब्द का विध्वंस किया है। और वाचिकता की शक्ति के विध्वंस के क्रम में कई हिंसाओं का जन्म होता है। वो विस्तार से इस पर जाते हैं कैसे हिंसा, जैसे ही हम ओरल से डिटेल पे आते हैं तो कैसे कम से कम आदिवासी समुदाय के लिए हिंसा कैसे जन्म लेती है। तो ये है कि कहते हैं कि पहले जैसे ही हम वाचिकता से लिखित की ओर जाते हैं तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और भ्रष्टाचार जो है आदिवासी समाजों के लिए शाश्वत हिंसा का स्रोत है। तो फिर वो कहते हैं कि एक आदिवासी व्यक्ति के लिए उसकी बोली, उसका वचन एक बंधन था, एक बंध पत्र था कि वो जो बोल रहा वो दायित्व को निभाएगा। लेकिन जैसे ही लिखित शब्दों में बंधा, वो लिखित शब्द उसके लिए बंधुआगिरी लेकर आए। जैसे एक आदिवासी किसी जमींदार या महाजन के यहाँ एक बोरा चावल लेने गया या एक बोरा धान बीज के रूप में लेने गया, तो कल तक तो उसके ये वचन ही पर्याप्त था। लेकिन जैसे ही उसके खाता बही पर उसने ठेपा लगाया, उस समय से 7 पीढ़ियों की बंधुआगिरी की शुरुआत हो गई। तो ये लिखित जो है उसके लिए वायलेंस का एक सोर्स के तौर पे आया, एक हिंसा के स्रोत के तौर पे आया। इसको बार बार रिपीट करती है कि एक शब्द एक बंधन या दायित्व के रूप में जैसे ही अनुबंध पत्र के लिखित शब्दों द्वारा विस्थापित होता है, वैसे ही कानून के रूप में एक हिंसा का जन्म होता है। और यह आधुनिकता कानून के रूप में आदिवासियों को गुलाम बनाती है। वो
कहती हैं कि प्रकृति मुनाफे का साधन बन गई और मौखिक शब्दों ने अपनी ताकत खो दी, तब इस आधुनिकता का जन्म हुआ। ये आदिवासी संदर्भ में सही कह रही हैं। और प्रकृति और वाचिकता का बधियाकरण किया गया तो कहानियों की दुनिया मर गई, और जहां कहानियां मरती हैं वहां इतिहास का जन्म होता है। ये सर बता रहे थे इतिहास और कहानियों में फर्क क्या है। तो जब कहानियां मरती हैं तब इतिहास जन्म लेता है, और इतिहास तो वही है हिंसा का आख्यान। और हिंसा क्या है, तो सबसे पहले उसका उद्घाटन पुलिस थानों में होता है। आदिवासियों के लिए आधुनिकता से पहली भेंट आदिवासियों की पुलिस थानों में होती है, और वही थाना जो नरक की एक मिनिएचर पेंटिंग है, नरक का एक लघु चित्र है, वो थाना जहां आदिवासियों को सबसे पहले आधुनिकता से भेंट होती है हिंसा के तौर पर। तो ये जो है कितना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश कानून ने अपनी सुविधा के लिए आदिवासी को एक अन्य के तौर पे और एक स्वयं सिद्ध अपराधी के तौर पे मान लिया कि अपराधी हैं। अगर आप आदिवासी हैं, नोमैडिक हैं, काले हैं, लंगोटी पहन के चल रहे हैं, आप अपराधी, तो उनको जो है विस्थापित किया जा सकता है, इस्तेमाल करके फेंका जा सकता है, और उनको अनावश्यक डिस्प्लेसेबल हैं, वो डिस्पोजेबल हैं और डिस्पेंसेबल हैं। 3 शब्दों का प्रयोग करती हैं कि फेंका जा सकता है इनको आराम से। और ब्रिटिश कानून की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही, आदिवासियों का प्राधिकरण और बंधुआ मजदूरी का आविष्कार। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहती है कि जो परंपरा के साथ आधुनिकता का जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, संकरापन है, हाइब्रिड करता है जब परंपरा के साथ, जिसको परंपरा की आधुनिकता कहते हैं, तो बड़ा दुर्लभ चीज पैदा होती है। तब फिर वो गुंडा और जमींदारों को लगता है कि जमींदारी का ही एक्सटेंशन है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र और जमींदारी जो है वो भाई जुड़वा भाई बहन है, उससे अलग कुछ है ही नहीं है। क्योंकि जमींदार जो है, जो इस आधुनिक कानून है उसको अपने हित में मोड़ सकता है और कभी भी घुमा सकता है। और वो पुलिस और जमींदार और महाजन के संबंधों पर लिखती है कि वो खसम और जोरू का संबंध है उनके बीच, पति पत्नी का संबंध है, वो तो जैसा मन होगा उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये जो है, और कहती है कि ये लोकतंत्र जो है प्रतिकार का मौका देता है। प्रतिकार का और गिनाती है कौन कौन प्रतिकार कर रहे हैं, तो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मध्यवर्गीय क्रांतिकारी हैं, विदेशों में बसे प्रवासी अर्थशास्त्री हैं। सबों की मंशा बहुत अच्छी है और अपने कामों में प्रवीण भी हैं, लेकिन ये भारत में आधुनिकता और परंपरा का जो हाइब्रिडेशन है, संकरापन है, उसकी जटिलताओं को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत निश्चल और बहुत निष्कपट लोग हैं, जबकि जो जमींदारी है या जो परंपरा है वो बहुत ही माइन्यूटली जो है इसको हैंडल कर रही है, इस आधुनिकता को अपने पक्ष में। और ये मासूम जो क्रांतिकारी हैं उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और असफल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि बसाई टुड्डू में और वो छोटी मुंडा उसके तीर में वो दिखाने की कोशिश करती है। इन जो बातों को कह रही हैं वो कह रही है कि 4 चीजें हैं, प्रिजन, पुलिस स्टेशन, बॉन्डेड लेबर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जेल, थाना, बंधुआ मजदूरी और विकास की परियोजनाएं महान। ये 4 ऐसे औजार हैं जो लाए गए हैं कि आदिवासियों का संपूर्ण उन्मूलन कर दिया जाए। पूर्ण उन्मूलन के लिए 4 टूल्स इस्तेमाल ये आधुनिकता कर रही है। और इसको हम बसाई टुड्डू में देख रहे हैं और उसको हम छोटी मुंडा और उसके तीर में भी देख रहे हैं। तो ये मोटा मोटी बातें जो उनकी पीटर स्वाइल में इन संदर्भों, आदिवासी संदर्भों में उन्होंने कही है। जो बात आई कि 1084 की माँ के सुजाता के माध्यम से दरअसल वो खुद भी उस कारणों को जानने की कोशिश कर रही है महाश्वेता, कि क्यों ये सारी समस्याएं आ रही हैं। वो क्या जमीन की समस्या है जो अब एक, जिसको हम संभ्रांत कर रहे हैं, जिसको अभिजात कह रहे हैं, जिसको शहरी मध्य वर्ग कह रहे हैं, और जिनकी इनोसेंस पे महाश्वेता भी बहुत कह रही है कि बेचारी इनको क्या समझ में आएगा कि कितनी जटिल है ये सारा परंपरा और आधुनिकता का तालमेल। यहाँ जो है जमींदारी का एक्सटेंशन डेमोक्रेसी में कैसे, और डेमोक्रेसी को कैसे गांव का जमींदार हाईजेक कर ले रहा है। हालांकि उस रचनाओं में ये बात कहती हैं, तो वो सुजाता के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही है।
और गायत्री चक्रवर्ती इस विभाग जो है पा चटर्जी को कोट करती है कि भद्रलोक है क्या। हालांकि अभी परिमल घोष की अब बड़ी मोटी किताब आई है बंगाल के भद्रलोक पे, लेकिन उसको यहाँ वो पा चटर्जी को ही कोट करती हैं कि कैसे 1793 के बाद अस्थाई बंदोबस्ती जैसे ही लागू हुई, बंगाल मतलब उड़ीसा भी, हमारा झारखंड भी, बिहार भी, सब बंगाल का ही, असम का बड़ा सा हिस्सा सब बंगाल का ही पार्ट था, कोई बंगाल से अलग नहीं था। तो ये जो राजस्व वसूली से लेके, मालगुजारी के, वो जमींदार से लेके, लैंड टेन्योर से लेके, और नीचे वो बंधुआ मजदूरी और बटाईदारी करने वाला किसान से के बीच में एक हायरार्की जो बिचौलियों की बन गई, ये पारासाइट जो जोंक थे। अब वो एक आंकड़ा देते हैं 1918-19 का पा चटर्जी अपनी किताब में कि कुल राजस्व वसूली बंगाल से हुई 12.85 करोड़, 12 मतलब 13 करोड़ लगभग, और वहां के खजाने में शामिल जमा की गई 2.99 करोड़। बाकी 10 करोड़ जो है ये जो बंगाली जमींदार थे और गुमस्ता थे और फलाना थे, ठिकाने थे, इनके पॉकेट में। ये 1918-19 का ये आंकड़ा है। और ये जो गया ये बड़ा चंक ये वसूली का, परजीवी जोकों का, उससे जो समाज वहां तैयार हुआ, जो अपने को भद्र लोग, अभिजात और साम्रांत और मध्य और वगैरह वगैरह कहता है, क्योंकि वहीं से फिर जुडिशरी में लोग गया, वहीं से फिर वो ब्यूरोक्रेसी में गए, उसी में डॉक्टर बने, उसी में इंजीनियर बने, उसी में पत्रकार बने, सब लोग वहीं से निकल के, सारा मिडिल क्लास जिसको भद्र लोग हम कह रहे हैं, सब उसी पैसे से, जो हमारे किसानों से, हमारे जिसकी लड़ाई कह रही है महास्मिता देवी, वो बोलती है इस बात को, गायत्री चक्रवर्ती इस विभाग की, जो अर्बन जो गुरिल्ला हैं, जो 1084 की माह में इसकी बात आ रही है, क्यों वो समर्थन दे रहे हैं इस नक्सल आंदोलन को। बहुत दूर वहां दार्जिलिंग में कहीं चीन चाय के बागान में नक्सलबाड़ी के पास किसान विसंताल और आदिवासी किसान लड़ रहे हैं, उसको क्यों? ये जो अपराध बोध है उनका, ये जो गिल्ट फीलिंग है, उनको मालूम है कि हम उनके वंशज हैं, उन्होंने इनके खून को चूस के ये महल यहाँ बनवाए हैं और हमको एक अभिजात और भद्र लोक पर रखा हुआ है। सुंदर से एक रविंद्र संगीत से शुरू होता है हमारी सुबह और रविंद्र संगीत से शाम जो खत्म हो रही है, तो ये उन पैसों से है सारा का सारा बंगाल का भद्र लोग, जो उनसे ये गिल्ट फीलिंग, अपराध वो जो है उस समर्थन के लिए तैयार करता है अर्बन गुरिल्ला को, जो उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये भद्र लोग कितना हावी है कि बंगाल का पहला मुख्यमंत्री 1950 में डॉक्टर विधान चंद्र राय से लेके अभी तक ममता बंदोपाध्याय तक, अब देख लीजिए कि उसी भद्र लोग से, उसके बाहर कहीं, जिसकी बात कर रहे थे कल बजरंग भाई, तो कहीं से कोई दलित मुख्यमंत्री बना है वहां, ना कहीं उसके बाहर का। ये एक भद्र लोग का अभी भी है वहां, ममता दीदी भी वहीं से, बंदोपाध्याय ही है। तो ये और उसी का वो जो सिद्धार्थ शंकर राय जी जो 1972-77 में कर रहे हैं अर्बन गुरिल्लाज के साथ, जो कत्लेआम मचाए हुए हैं। और ये कोई भीड़ की हिंसा सर से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आशुतोष सर से, कि भीड़ की हिंसा नहीं है। अगर व्रती के ग्रुप का कोई व्यक्ति उस डीएसपी को कह रहा है और डीएसपी वहां के लुम्पेन एलिमेंट्स को हत्या के लिए पूरा छूट दे रहा है, तो थोड़ी भीड़ की हिंसा है। तो सिद्धार्थ शंकर राय की पूरी पॉलिसी थी कि एलिमिनेट कर देना है। तो सिद्धार्थ शंकर राय इसको आज प्रिक्रिएट क्लास कहा जा रहा है, ये इतना बढ़ गया है आज के दिन में। और ये वैश्विक पूंजी कारण है कि आपके लिए न कल के लिए रोटी की, मजदूरों का जो जिस ढंग से सारे संगठन खत्म हो गए हैं, जिस ढंग से उनके पेंशन और जीवन बीमा खत्म हो गई है, जिनसे कल के लिए रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसने अनिश्चितताओं ने एक क्लास खड़ा कर दिया। भीड़ जो है शहरों में, महानगरों में, वो क्रिएट क्लास का बहुत अनिश्चित क्लास, उससे कुछ भी करवा लीजिए, वो कहीं भी दिखाई पड़ेगा। बाबरी मस्जिद के गुम्बद से लेके और वो कांवर लेके और वो कहीं भी सारी भीड़ मॉब लिंचिंग के लिए वो तैयार वही है। और सिद्धार्थ शंकर राय उसका यूज कर रहे हैं। वो कोई इनोसेंट भीड़ नहीं थी जो मार रही थी, मुझे आपका डीएसपी के द्वारा प्रोवोक की गई गुंडे एलिमेंट थे, लुम्पेन एलिमेंट थे, जो अब वहां की राजनीति के बड़ा हिस्सा, पूरे देश की राजनीति के बड़ा हिस्सा हो गए। तो ये है वहां। और ये तो बहुत लिखा गया जो वहां शहरों में मारे गए लोग। लेकिन 1979 में जो मरीज झापी में जेनोसाइड हुआ, सुंदरबन के उस द्वीप पर, चूंकि
जो श्रमजीवी समुदाय था बांग्लादेश से जो आया था, उसको कलकत्ता के भद्रलोक ने अपने यहाँ जगह नहीं दी, उनको दंडकारण्य में बसाया गया। और दंडकारण्य में न पानी था, न पोखरा था, न मछली थी, न धान था, न संगीत थी, रविंद्र संगीत भी नहीं था। तो बड़ी बेचैनी थी उनको। बार बार जो विपक्ष में जो पार्टी थी वो कह रही थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको बसाएंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए भूल गए उनको। तो वो लोग वहां से यात्रा तो कर चुके थे कि हमारी पार्टी आ गई है, तो सुंदरवन के मरीज छापी में उनको वो जाके बस गए, बसाया नहीं गया। तो जैसे वहां बस गया, चापाकल लग गया, बिजली लग गई, घर बना लिया उन्होंने, वैसे ही इस भद्रलोक को चिंता हुई कि हमारा ग्रेट बंगाल टाइगर तो खतरे में पड़ गया। तो उस ग्रेट बंगाल टाइगर को बचाने के लिए वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज गया और घेरा करके गोलियां चलाने शुरू की। और 3500 जनसंख्या लगभग थी, कोई कहां चला गया, 300 साढ़े 300 लोग मारे गए, कुछ समुद्र में गए तो वहां डूब गए, कुछ जंगल की ओर गए तो हैजा से मरे या बाघों से ने मार दिया। तो ये जो जेनोसाइड हुआ उस पर हमारे यहाँ कुछ बातें नहीं आई। ये सबसे पहले 2004 में अमिताभ घोष ने द हंगरी टाइड एक उपन्यास या एक किताब लिखी। वो हमारे तो संकोच है कि हम क्यों अपने छुपाना है चीजों को। और अभी 2024 में विजय गौड़ देहरादून के गुजर भी गए बेचारे, आलोक उठी उनकी एक उपन्यास उसी पारी छापी की उसने संहार पे आई। तो भद्रलोक केवल वो अर्बन, अच्छा गायत्री चक्रवर्ती इस बात ये भी कह रही हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम अभी तक नहीं जानते थे, आशुतोष सर को भी, कि ये चूंकि मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की, ये सॉरी पूर्वी पाकिस्तान की जो सक्रिय हुई थी, तो सबसे पहले उसकी आर्म ट्रेनिंग जो है नक्सली दे रहे थे। और ये भारत सरकार को नागवार गुजर रही थी कि नक्सली क्यों वहां के मुक्ति वाहिनियों को ट्रेन करेंगे। वो हड़बड़ाहट में फिर भारतीय सेना उनको ट्रेन करना शुरू की। 71 के बाद जैसे ही बांग्लादेश मुक्त हुआ वैसे ही नक्सलियों के खिलाफ पूरा अभियान से बहुत ताकतवर हो जाएंगे कि अगर इस ढंग से बांग्लादेश को भी बनाने में उनकी भूमिका होगी। तो ये भद्रलोक जो हमारा है, ये भद्रलोक का रहस्य उतारती है महाश्वेता खुद भी। और बसाई टोटो की बात अभी की जोगेश जी ने, तो एक मिथक गढ़ने की, और ये बड़ा सुनियोजित है, रणनीति के तहत हो रहा है। कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि बार बार बसाई टोटो, क्योंकि जो भी मर रहा है वो अपने को बसाई 4-5 पहचान उसकी थी कि 5 फुट 6 इंच या 7 इंच है, काले रंग का, हर आदिवासी काला रंग का होगा, सर पर चोट है, सर का चोट किसी का भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये थी, सर 1 मिनट आपकी भांस वाली कहानी पे सराहना तो वो हवा में हाथ बहा के हवा के गर्दन मरोड़ने की एक उनका एक बॉडी लैंग्वेज, एक पहचान थी कि यही बसाई टोटो हो। और चाहे वो ऑपरेशन बनारी हो रहा हो 1970 में प्रताप बढ़ातिया के खिलाफ, या ऑपरेशन जागुला हो रहा हो जब रामेश्वर भुइयां के बारे में, या फिर ऑपरेशन बाकुली 1973 में सूरी साहु के खिलाफ, जिसमें दुर्न मांझी और द्रौपदी मांझी दोनों शामिल हैं। और जो मारे गए हैं 31 लोग, कैप्टन अर्जन सिंह 31 लोगों को मारता है। और जो पहचान परेड होती है केवल अब उन पर जो है संतारा जो है, काली संतारा के पर विश्वास नहीं कर रहा, लोग पूरा परेड करवाता है, लोग उस परेड में शामिल हैं, द्रौपदी भी और दुल्हन भी, और पहचान रहा है। और सबसे खूबसूरत बात इसमें ये लगी इस परेड के समय, परेड तो दूर से हो रही थी, लोग दूर से देख के पूरी, लेकिन जब लाश उठाई गई बसाई टुडू की तो वहां धान एक मुट्ठी रखा हुआ। अब महाश्वेता देवी इस धान के अनुष्ठान को कैसे जान रही थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इतना माइन्यूटली जो है, हाँ सर, वो हमारे यहाँ आदिवासियों के यहाँ जो पुनर्जन्म का जो है वो कोई एहलाम नहीं हुआ था, कोई उपनिषद की रोशनी नहीं आई थी। धान से फिर धान का होना, धान के बीज से धान के पौधा, और धान से फिर धान लेना, यहां से उन्होंने पुनर्जन्म की थ्योरी उठाई अपने दर्शन। तो धान उनके यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके अंतिम जब यात्रा निकलती है तो जहां भी वो मट्टी रखी जाएगी वहां धान रखा जाएगा एक मुट्ठी। कैसे महाश्वेता को, ये तो बहुत अद्भुत चीज है, लिख रही है कि एक मुट्ठी धान कैसे वहां बसाई टुडू के पैरों के पास पड़ा था, जबकि परेड तो बहुत दूर से हो रहा है। और पहला जो बसाई टुडू मारा जाता है वो भैंस के प्रेम में मारा जाता है सर, वो जो है नाव के बदले में भौरी एक भैंस है, उस भैंस को जो है वो
वो नाव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसी पे लाद के ले जाते हैं दोनों लाशों को, प्रताप पढ़तिया और उसका जो बाहुबली है महेंद्र को, और वहां जाके दलदल में डालते हैं और फिर उस भौरी को सहलाते हैं। और वो महाश्वेता लिख रहे हैं कि स्त्री स्वभाव कारण भौरी भी जो है उसके उनके तरफ अपना माथा बढ़ा देती है, उसको सहलाते। अब भैंसी जो है स्त्री स्वभाव कारण अपना सर बढ़ाती है बसाई की ओर और उसका सर हिलाते हैं। फिर लिखती हैं कि दोनों के बीच में मौन दोस्ती थी। क्या बात है, स्त्री स्वभाव कारण भैंस जो है और मौन दोस्ती दोनों के बीच में, मोहब्बत जिसे कहते हैं निगाहों से बयां होती है टाइप की चीज, और उसको फिर से दोबारा पहुंचाने के चक्कर में मारा जाता है बसाई टुड्डू। और बसाई टुड्डू को गोली लगी तब भी वो कह रहा है भौरी को, भौरी तुम डुबकी लगाओ, पार करो तुम, फिर गोली लगती है। तो एक भैंस के लिए क्रांतिकारी सब केवल आदिवासी ही हो सकता है। आदिवासी किसी जानवर के लिए आपस में लड़ते हमने 35 साल में तो नहीं देखा है सर, लेकिन भौरी के लिए बसाई टुड्डू को प्राण देते हुए देख रहा हूं। बहुत अद्भुत प्रसंग है। और जो भैंस जो है भौरी जो है स्त्री स्वभाव के कारण अपना सर बढ़ा देती है, वो सलाह ये तो केवल स्त्री लेखिका ही कर सकती है। ये पुरुष के ध्यान में नहीं आएगा कि भैंस का स्त्री स्वभाव दुलार के लिए बढ़ा रही है अपना सर। क्या अद्भुत ऑब्जर्वेशन है, क्या है ये। अब काली संतारा को क्यों ला काली संतारा को क्यों ले रही है बताइए, ये हमारे महाश्वेता बार बार। तो चूंकि जो संसदीय राजनीति है उसकी जो दुविधा है, उसकी जो बेबसी है, उसको बार बार इंगित करने के लिए काली संतारा सीपीएम का कैडर है। बसाई भी पहले कैडर था, लेकिन चूंकि किसान सभा बटाईदार की लड़ाई तो लड़ती है लेकिन भूमिहीन कृषि मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ती है, इस सवाल पे उसने किसान सभा को छोड़ा था। और काली संतारा जब पार्टी की ओर जाते हैं मीडिएट करने के लिए तो बार बार वही कहता है कि क्यों नहीं आज तक भूमिहीन मजदूर की लड़ाई लड़ी गई। कुछ नक्सल हो गए, नक्सल नहीं हुआ, लेकिन अगर नक्सली सहयोग करेंगे तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा। ये सब है उसका बसाई टुड्डू का, और लेता भी है सहयोग और वो चीजें हैं वो। लेकिन काली संतारा को जो ला रही हैं महाश्वेता बार बार पहचानकर्ता के तौर पे, तो ये जो केवल सीपीएम के या संसदीय पार्टी की बेबसी को नहीं दिखा रही, वो पाठक का जो मध्य वर्ग है, जो संवेदनशील है, उस लड़ाई के साथ मन से शामिल भी होता है, लेकिन फिजिकली कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन अपराध बोध तो आपके मन में हो, आपके मन में शर्म का तो भाव आवे कि आप कहीं नहीं है इस जमीन की लड़ाई में। ये हमारे अंदर शर्म का भाव जगाने के लिए काली संतारा को बार बार लाती है, काली संतारा की बेबसी को बार बार लाती हैं, उसकी दुविधा को बार बार लाती हैं कि जो वहां पार्टी का जो लीडर है उस इलाके का सामंत, वो तो 77 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद हीरो बन के लौटता है और जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जिस महाजन के खिलाफ, उसी की जीप पे लौटता है। बाद में पार्टी ज्वाइन कर लेता है, सामने बोलता है वो बसाई टुड्डू कि वो तो पार्टी का कैडर हो, इसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो हमारी जगह वहां कहाँ है, तुम क्यों बार बार आते हो। लेकिन ये इतनी खूबसूरत बात है कि अमरता की जो पूरी थ्योरी है, लेकिन ये भी दुविधा है कि बार बार जाता है और झूठी पहचान करके आता है। तो ये जो एक मिथक बनाया जा रहा है कि बसाई टुड्डू मरता ही नहीं है, फिर से जीवित होगा, तो इस मिथक को सहयोग भी कर रहा है काली संतारा। ये मध्य वर्ग का अपनी पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका भी है और अपनी दुविधा और बेबसी भी है, बड़ी खूबसूरत ढंग से बसाई टुड्डू के माध्यम से इसको व्यक्त करती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है ये। और जो कहा गया कि छोटी मुंडा उसका तीर, तो अद्भुत रचना है, इस पर सर ने बहुत लंबी बातचीत की। लेकिन जो पात्र इसमें खड़ा और छोटी मुंडा के रूप में, एक तो लोकेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वो दलितों को भी दिखाना है, पिछड़ों को भी दिखाना है, इसलिए पलामू का लोकेल उन्होंने चुन लिया है। लेकिन पलामू में मुंडा है नहीं एक्चुअली। पलामू के छोटे से हिस्सा में लातेहार में भुइयार मुंडा है, जिसको अभी तक हम लोगों ने मुंडा घोषित टीआरआई ने नहीं किया है कि मुंडा है कि नहीं है। लेकिन चूंकि वो लोकेल दिखाना था, और जो एक्सप्लॉयटेशन पलामू में है एक्चुअली वो कहीं और हमारे यहाँ खूटी में या चाईबासा में या रांची में मिलता नहीं। नदी भी है कि नहीं छोटी तो मैंने नहीं सुना है सर, लेकिन ये रचनाकार की वो छूट होती है कि वो कहीं भी रचना गढ़ ले। लेकिन मुंडा जो नाम है, वो मुंडा जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी उपाधि भी है।
उस समुदाय का टाइटल तो है, लेकिन उस ग्राम प्रधान की टाइटल भी है, वो उसका प्रतीक भी है। और हमने जो जिन मुंडा लोगों से मेरी भेंट है, या जिन मानकी 20 लोगों पर मानकी साहब लोग होते हैं, बहुत ही सुंदर, आप लोग जैसे सुंदर हो, उनकी जो गरिमा होती है गांव में सर, उसके खिलाफ मुंडा अगर हैं बैठे हुए, पाहन अगर वहां बैठे हुए हैं, तो अभिभावक है उस गांव के। लेकिन पलामू में ठीक है, पलामू का जो लोकेल है वो जमींदारों का लोकेल है, वो औरंगाबाद का एक्सटेंशन है, बिहार का ही एक एक्सटेंशन है। वहां वो सारे मौवार जैसा एक जमींदार था जो घड़ियाल पाले हुए था, और उसके खिलाफ बोलिएगा तो डाल देना था उसमें। और वो हमारे मनमोहन पाठक के गगन घटा गहरानी में बहुत विस्तार से आया है। तो ऐसे लोग थे वहां, माने इमरजेंसी के पहले तक तो स्कूल तक नहीं। हमारे एक सीनियर थे एडीएम, उन्होंने बताया था कि तो वहां पोस्टिंग होने के बाद उस इलाके में थाना प्रभारी और बीडीओ की वो ड्यूटी होती थी कि जाके मवार साहब के हाजिरी दीजिए, मवार साहब जो कहेंगे वही कीजिए। ये सब पलामू की ठीक थी, वो लोकल उन्होंने ठीक चुना है उस एक्सप्लॉइटेशन को दिखाने के लिए। सर हाँ, वही वाला मामला है सर, मवार साहब का था वो मामला। लेकिन यहाँ मिथक अमरता वाला नहीं है। अच्छा, जैसे वहां द्रौपदी और दुल्हन मांझी आते हैं वहां से ऑपरेशन बसाई टू अग्निगर्भ से द्रौपदी तक, उसे धानी मुंडा यहाँ जंगल के दावेदार से यात्रा करके आ रहा है इस उपन्यास में। छोटी मुंडा उसके तीर अद्भुत है। ये जो युक्ति है ना सर, ये इस्तेमाल मैं करूंगा गजब युक्ति है कि वहां से उठ के धानी मुंडा उनके साथ जेल गए थे, धरती आबा के साथ। धरती आबा को जहर देकर मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन जेल काट के निकले हैं। लेकिन उन पर प्रतिबंध ये है कि वो अपना धनुक नहीं उठाएंगे और चाईबासा खूंटी नहीं आएंगे। और चूंकि चाईबासा खूंटी नहीं आएंगे, धनुष भी नहीं उठाएंगे, तो मजबूरी में वो जाके वो छोटी गांव में रहने, नहीं उसके बहन के उसमें रहने गए हैं पलामू में। लेकिन ये जब जाता है छुट्टी और वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सिखाइए। नाम तो है कि धानी मुंडा का तीर ये है वो है, एक लीजेंड वो भी है, एक मिथक है वो। और 80 साल की उम्र हो गई है और मुंडा बदल रहे हैं, इलाका बदल रहा है, समझ रहे हैं कि हमको जाना है। तो न केवल उनको अंधेरे में तीर चलाना सिखाते हैं, बल्कि जंगल से भी परिचय कराते हैं। जंगल से भी क्या जड़ी उखाड़ के खाओगे और क्या नहीं खाओगे, क्या ये सारा जंगल में रात में कैसे चलना है और क्या करना है, सारा उनको देख के जाते हैं। ये बातें फैल जाती हैं। जब लौट के आता है वो छुट्टी और अपने घर की हालत सुधारता है कि हर मेले में, हर त्योहार में जहां तीर धनुष का प्रतियोगिता होती है, वो प्रथम पुरस्कार लेता है। और वहां से या तो पशुधन लेकर आ रहा है या नगद लेके आ रहा है, और इसकी स्थिति बदल जाती है और ख्याति बढ़ते चली जाती है। और उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है। जब तक एक दरोगा की वो जान नहीं बचाते हैं जंगली सुअर से, तब तक उस पर प्रतिबंध है कि धनुष उठाएगा ही नहीं। ये सारी चीजें ख्याति के तौर पे, और जो कह रही है कि आपको मिथक बनाना होगा, आपको स्मृति मिलाना होगा, आपको थोड़ा जादू, तो चोटी की हर बात, हर घटना जो है मुंडा लोग गीत में, गान में उसको ढाल लेते हैं। हर चीज ही गान में ढल रही है उसकी। जो भी कहता है वो, अगर सुअर से, जंगली सुअर से बचाता भी है बिना हथियार के, धनुष से हथियार लेके, तो वो गान चल रहा है कि कैसे घास का तिनका उठा के चोटी ने बराह को मारा और दरोगा को बचाया, और कैसे दरोगा ने, ये बड़ा अद्भुत है। और ये जो लाला बैजनाथ हैं, वो बिसरा जो इनके पिताजी हैं, उसको महाजन का दिया था उसने। तुम महाजन हो गए, आजकल तुम आते नहीं हो, कर्जा नहीं लेते हो। तो वो बड़ा वो बिगड़ गया मुंडा कि मुंडा महाजन नहीं हो सकता, तुम गाली दे रहे हो हमको। तो महाजन ना कैसे गाली, तुमको मुंडा बोले तुमको अच्छा लगेगा? नहीं, मुंडा तो गाली, तो महाजन भी हमारे लिए गाली। और वो नाराज हो जाता है। अब लाला को जो कहे कि खसम और जोरू का संबंध है, पुलिस जाके पुलिस को बोल देता है। नया दरोगा है, जानता ही नहीं था, न छोटी को न उनके पिता को, ले जाके उनकी पिटाई उटाई कर देता है। और उस डिप्रेशन में जाके वो आत्महत्या कर लेते हैं लाला बैजनाथ के घर के सामने। और बैजनाथ भी अब गड़बड़ा जाता है। वो आ रहा आपके यहाँ बनारस, वो पाप से निवृत्ति लेने के लिए, और नावे से गिर के मर जाता है। अब वहां आख्यान ये हो गया कि छोटे मुंडा का तीर जो है वहां बनारस में जाके उसको मार दिया लाला बैजनाथ को। ये आख्यान और मिथक में उसका तीर ढल रहा है। जो घटना उसके यहाँ, उसके बेटे के यहाँ डकैती पड़ती है, वो भी छोटी मुंडा के कारण ही पड़ रही है। या उसको कांग्रेस को 50,000 रुपया देना पड़ रहा है चंदा चुनाव लड़ने के लिए, तो भी छोटे मुंडा के झगड़े के सारी गीतें वहां उस उपन्यास में छोटी मुंडा के आख्यान के तौर पे आती हैं। और लेकिन छोटी मुंडा बहुत ही विनम्र,
जो एकदम एक्चुअल जो आदिवासी व्यक्तित्व होता है, बहुत मीठा बोलने वाला, सबका आदर करने वाला, बहुत दूर का, जो हम लोगों ने छवि बना कर रखी है कि तीर उठा लेंगे, मार देंगे, कभी तीर नहीं उठाता है वो, कभी कभी उसने हिंसा नहीं की पूरे पूरे उपन्यास में। हाँ, जब युवा लीग वाला इमरजेंसी के दिनों में युवा लीग सॉरी, जो हमारे उस समय राजकुमार थे इमरजेंसी के दिनों में, उनके जो ग्रास रूट पे जो राजकुमार लोग थे, तो 3 गुंडे जो हैं वहां, रोमियो और पहलवान और दिलबर करके उस इलाके की जिम्मेदारी लेते हैं, और उनकी मजदूरी में उनको कट चाहिए। उस कट के विरोध में जब खड़ा होता है लोग, तो वो आग लगा रहे हैं, स्त्रियों को मार रहे हैं। तब पहली बार इस उपन्यास में 275 पेज के बाद लगभग वो तीर मार सकता था वो, लेकिन उनके हाथ में तीर मारता है ताकि वो गोली चलाना बंद कर। ये अहिंसा का एक रूप है, हिंसा नहीं है। और अंत में जब उसके जो सबने कहा कि इमरजेंसी खत्म हो गई, दूसरी सरकार आ गई, तो उन्होंने नाम बदल लिया, पार्टियां बदल ली, लेकिन काम उनका वही रहा। तब मारना पड़ता है उनके गांव के लोगों के द्वारा, और तब वो चुट्टी कथा मुंडा कहते हैं कि नहीं ये मैंने हत्या, वो अपने में ऊपर लेते हैं उस हत्या को। और फिर वो दृश्य है कि हजारों हाथ उनके पक्ष में खड़े हैं और एसडीओ सकपकाया और क्या किया जाए ना किया जाए। तो ये जो कहानी कैसे आपकी स्मृति में रहे, और जो ओरलिटी की मतलब कि जो वाचिकता का जो सौंदर्य है कि कैसे कहानी को गान में और उसको स्मृति में बसाने के लिए, तो वो युक्ति लाते हैं अपने दोनों उपन्यास में, कि यहाँ वो लेकर आ रही हैं कि वो सारी कहानी जो है वो एक रेखीय नहीं रह जाए, वो आख्यान और मिथक में ढले, वो इतिहास की याद दिलाए। अब छोटी मुंडा के तीर को याद करेंगे तो आपको बिरसा याद आएंगे। तो ये इतिहास और आख्यान और उसके जादू और मिथक का जो एक घोल तैयार करती है कि सबको अच्छा लग रहा है। वो छोटी मुंडा, उसका तीर, वो उपन्यास अद्भुत उपन्यास बना है वो। तो ये मुझे ये लगा। और अंत में फिर उन्हीं बातों के साथ कि ये जो योगेश जी ने दोहराया कि वो जो क्रोध है अग्नि की तरह, तो उज्ज्वल क्रोध, तो उसकी किरणें कुछ हमारे युवाओं के हृदय तक पहुंचे और वो हमारे रक्त को भी उद्युक्त करे। और जो आंखों से न बहे वो लहू क्या है, रगों में दौड़ते फिरते रहने के हम नहीं कायल, जब आंखों से ही निटकता तो लहू क्या है। तो केवल काली संतारा की तरह हम प्रेक्षक और पहचान करता और बेबसी में न पड़े, कुछ हम भी करें, आगे बढ़ें, कुछ लिखें और गांव में जाएं, देखें चीजों को। यही प्रेरित करती है महाश्वेता, उनके शब्द, इन्हीं शब्दों के साथ।